दोहरी सावधानी। सन 1839 में चार्ल्स डार्विन जब ट्रफलगर में टहल रहे थे तो अचानक उनकी मुलाकात उस अफसर से हो गई जो उनके साथ बीगल की यात्रा के दौरान थे। ये युवा सुंदर अधिकारी जोसेफ डाल्टन हुकर सर विलियम हुकर के बेटे थे, जो क्यू स्थित रॉयल बोटैनिकल गार्डन के निर्देशक थे। डार्विन इस मुलाकात को जल्दी ही भूल गए, पर हुकर ने इसे लंबे समय तक याद रखा। हुकर ने डार्विन की पुस्तक के प्रूफ न सिर्फ पढ़े वरन लंबे समय तक उन्हें अपने तकिए के नीचे सहेज कर रखा और उनसे इस कदर प्रेरित हुआ कि उसने अपने आप को अंटार्कटिका के भावी अभियान के लिए प्रस्तुत कर दिया। यह अभियान सर जेम्स रॉस के नेतृत्व में जा रहा था। हुकर ने यह भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह इस लंबे युवा वैज्ञानिक के पद चिन्हों पर चलेगा जिनसे वह मिल रहा है। उसे डार्विन की मोहक वाणी, घनी बाहें, नाविक जैसा खुला व मिलनसार स्वभाव पसंद आए। हुकर ने डार्विन को मन ही मन अपना महान मित्र मान लिया। सन 1839 के उत्तरार्ध में हुकर HMS इरेबस नामक जहाज में रवाना हुआ, जिसका नेतृत्व सर जेम्स रॉस कर रहे थे। यह जहाज उसी पथ पर चला जिस पर प्रारंभ में बीगल चला था, पर बाद में यह दक्षिण ध्रुव के पास बर्फीले इलाकों की ओर बढ़ गया। इस अभियान के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी था कि दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की स्थिति की पहचान करना। हुकर, जिसकी बचपन से ही दिलचस्पी वनस्पति शास्त्र में थी, इस यात्रा में एक विशेषज्ञ वनस्पति शास्त्री के रूप में गया था। इस 3 वर्ष की यात्रा में उसका ज्ञान व अनुभव बेतहाशा बढ़ गए थे। इस यात्रा के दूसरे चरण में वापस आते समय इरेबस ने उस स्थान पर लंगर एक रात के लिए डाला जहां पर बीगल रुका था। हुकर ने डार्विन के संस्मरणों के संदर्भ में उन जगहों व बिंदुओं पर नजर मारी। उसे लगा कि चार्ल्स डार्विन ने जैसा वर्णन किया है, तथ्य भी वैसे ही हैं। यात्रा के दौरान हुकर ने डार्विन को अपने अध्ययन के आधार पर अनेक पत्र भी लिखे, जिन्हें डार्विन ने पूरी गंभीरता से पढ़ा। यात्रा की समाप्ति पर चार्ल्स डार्विन ने न सिर्फ हुकर को बधाई दी वरन एक किस्म का जश्न मनाने के लिए लंदन में अपने भाई एरास्मस के घर पर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। दोनों वैज्ञानिकों के बीच अनुराग व विश्वास बढ़ते चला गया। हुकर बाद में डार्विन के ग्रामीण मकान डाउन में भी पहुंचे और उन्होंने डार्विन के फ्यूजियो तथा गलापागोस से लाए गए संग्रह पर नई दृष्टि से अध्ययन करने हेतु अपनी सेवाएं प्रस्तुत की। डार्विन को तो मानो मनचाही मुराद मिल गई। दोनों का अध्ययन व वार्तालाप प्रारंभ हो गया। विशेष बात यह थी कि अब तक डार्विन ने अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकाले थे, हुकर के विचार भी बिल्कुल वैसे ही थे। विभिन्न द्वीपों से प्राप्त वनस्पतियों का अंतर और इनके कारण स्पष्ट होते चले गए। इसके साथ ही चार्ल्स डार्विन और हुकर जीवन भर के लिए मित्र हो गए और एक दूसरे को न सिर्फ सलाह देने लगे
वरन उनके कामों में सहायता भी देने लगे। विभिन्न मंचों पर एक दूसरे का समर्थन भी करने लगे। दोनों में एक मौलिक अंतर भी था। डार्विन के पास अपने विषय में कोई शैक्षिक योग्यता नहीं थी, इसलिए उन्हें विश्व का विशेषज्ञ नहीं माना जाता था, पर हुकर हर हाल में विशेषज्ञ थे। दोनों के विचार एक जैसे थे और उनके निष्कर्ष भी एक जैसे निकलने लगे। कई मामलों में वे एक दूसरे के पूरक हो गए। जनवरी 1844 में चार्ल्स डार्विन ने हुकर को अपने जीवोत्पत्ति सिद्धांत का सार सुनाया। उन्होंने विभिन्न जीवाश्मों, वनस्पतियों, प्राणियों से संबंधित अपना अध्ययन सामने रखा। उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त परिणामों के आधार पर स्पष्ट है कि विकास की प्रक्रिया प्रारंभ से चल रही है और आगे भी चलेगी। इसके साथ ही डार्विन ने अपने सिद्धांत के सार व उसके बाद उसके 230 पृष्ठ के विस्तार की प्रतिलिपियां तैयार की और एक प्रतिलिपि हुकर के पास भेजी। हुकर ने उसे गंभीरता से पढ़ा और अपने विचार 2 खंडों में व्यक्त किए। ये खंड थे पालतू जीवों में और प्राकृतिक या जंगली जीवों में अंतर क्यों होता है, एक ही मूल के प्राणियों के वंशों में समय के साथ परिवर्तन क्यों होता है। हुकर ने इनके पक्ष में भी तर्क दिए और विपक्ष में भी। इसी बीच डार्विन के अन्य काम भी चलते रहे। उन्होंने अपनी किताब डार्विन जर्नल को और सुधारा तथा उसका नया संस्करण सन 1845 में बाजार में आ गया। बीच बीच में काफ़ी बीमार रहने के बाद भी चार्ल्स डार्विन ने अपनी 3 भूगर्भ शास्त्र संबंधी पुस्तकों कोरल रीफ, वल्कानिक आइलैंड्स और जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ऑन साउथ अमेरिका पर लगभग 4.5 वर्षों तक काम किया। अंततः डार्विन की किताबें एक के बाद एक प्रकाशित होती चली गई। सन 1846 में दक्षिण अमेरिका के अवलोकनों से संबंधित पुस्तक जब आई तो डार्विन बुरी तरह थक चुका था। अत्यधिक परिश्रम के कारण वह बहुत बीमार था और टूट चुका था, पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि 5 वर्ष की बीगल यात्रा में उसने जो कुछ एकत्रित किया था उसका अध्ययन भी हो चुका है और उसे दर्ज भी किया जा चुका है। उसका जर्नल, जंतु विज्ञान संबंधी किताब व भूगर्भ विज्ञान संबंधी किताबें सभी लोगों के हाथों में पहुंच चुकी थी और अमर थी, पर फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। उसके द्वारा लाए गए नमूनों में से एक अभी भी प्रश्न बना हुआ था। उन्होंने एक नमूने की पहचान करने के लिए सैकड़ों नमूनों का कई बार अध्ययन किया। हुकर से डार्विन की मित्रता इतनी पक्की हो चुकी थी कि अब वे अपनी हर परेशानी और हर उपलब्धि को उनके साथ बांटते थे। वे रोज सवेरे डिसेक्शन टेबल, जिस पर रखकर प्राणियों की चीरफाड़ की जाती है, पर बैठ जाते थे और एक एक प्राणी के शरीर की चीर फाड़ करके उसका बारीकी से अध्ययन किया करते थे। इसके लिए वे माइक्रोस्कोप का भी प्रयोग करते थे जो उनके पास ही रहता था। कमजोर शरीर के कारण चीर फाड़ करना और फिर माइक्रोस्कोप द्वारा अवलोकन करना कठिन कार्य था, पर वे 8 वर्षों तक लगातार इस काम को करते रहे। इस क्रम में उन्होंने हर प्राणी का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया।
उस समय विभिन्न प्रजातियों को जो नाम दिए गए थे वे सार्थक नहीं थे। डार्विन ने लगातार अध्ययन के बाद गुणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया। यह काम इतना नीरस व उबाऊ था कि कई बार कई सप्ताह काम करने के पश्चात एक निष्कर्ष निकल पाता था और एक वंश की पहचान हो पाती थी। पर अचानक किसी नए परिणाम के कारण पुराना निष्कर्ष निरस्त करना पड़ता था और नए सिरे से अध्ययन प्रारंभ हो जाता था। इस अध्ययन में एक विशेष बात यह थी कि चार्ल्स डार्विन के पास पहले से शरीर रचना शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र आदि की डिग्री नहीं थी। उन्होंने जो कुछ सीखा था वह बीगल यात्रा के दौरान ही सीखा था और इस कारण जो भी वर्गीकरण हो रहा था वह निष्पक्ष भाव से हो रहा था और इस कारण उसमें खासा नयापन था। उनके इस अध्ययन के आधार पर वर्तमान प्रजातियों के वर्णन पर आधारित 2 मोटी पुस्तकें और विलुप्त प्राणियों के वर्णन पर आधारित 2 पतली पुस्तकें तैयार हो चुकी थी। इनमें वर्णित तथ्यों की जांच होकर भी कर चुके थे। शांत घर, अनोखी जीवन शैली। कार्य के दौरान चार्ल्स डार्विन ने अपने घर का स्वरूप व वातावरण अद्भुत बना लिया था। यही कारण था कि जब चार्ल्स के बच्चे किसी अन्य घर में जाते और देखते कि माइक्रोस्कोप आदि नहीं है तो चौंकते थे और पूछते थे कि ये अंकल करते क्या हैं। पर कुल मिलाकर उनका घर डाउन एक अत्यंत शांत व व्यवस्थित घर था। वहाँ हर चीज़ व्यवस्थित रहती थी। चार्ल्स की तबीयत कुछ दिन ठीक रहती थी और कुछ दिनों के लिए खराब हो जाती थी, पर घर में हमेशा शांति बनी रहती थी। कभी भी अफरा तफरी नहीं रहती थी। डाउन में आने से पूर्व ही एम्मा माँ बन चुकी थी। जब डार्विन दंपति इस नए ग्रामीण मकान में आए थे तो पहला मिस्टर होडी डोडी अर्थात विलियम 3 वर्ष का था और एन 1 वर्ष की थी। एन की बाद में 10 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। शेष संतानें इस नए मकान में हुई। सन 1843 में हेनरी एटा, 1845 में जॉर्ज, 1847 में एलिजाबेथ, 1848 में फ्रांसिस, 1850 में लियोनार्ड, 1851 में होरेस का जन्म हुआ। डार्विन की 2 अन्य संतानों का बचपन में ही निधन भी हो गया था। नैसर्गिक सौंदर्य का धनी मकान डाउन सूर्य की रश्मियों व प्रसन्नता दोनों से लहलहाता था। इस घर का प्रभाव चार्ल्स की बेटी हेनरी अट्टा पर बचपन से ही पड़ा और यह प्रभाव बड़े होने पर उसकी लेखनी से उड़ेला गया। उसने गर्मियों के दिनों में कुएं से पानी निकालने के दौरान घिरनियों से निकलती मधुर आवाज़ से लेकर उस पानी से सींचे जाने वाले पौधों, उनमें उगने वाले लिली आदि फूलों का विस्तृत वर्णन किया। आसपास के बगीचों में पेड़ों की कतारें लगी रहती थी जिनमें दर्जनों मधुमक्खियों के छत्ते थे और यह बच्ची उन छत्तों के आसपास मंडराती असंख्य मक्खियों को निहारा करती थी। वह देखती थी कि उसके पिता चार्ल्स घास पर लेटे रहते थे। उसके शेष भाई बहन आदि आसपास में खेलते कूदते थे। उसकी माता आकर्षक वस्त्र पहने बैठी रहती और बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखती थी।
एम्मा चार्ल्स के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। उसने अपनी दिनचर्या ऐसी बना रखी थी कि चार्ल्स के पास जब खाली समय होता तो एम्मा उस समय उनका पूरा साथ देती थी। जब चार्ल्स बीमार पड़ते तो वह उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह घंटों कम रोशनी में चार्ल्स के बगल में बैठी रहती थी। चार्ल्स को अक्सर भयंकर सिर दर्द उठता था। ऐसे में एम्मा की तरह तरह के उपाय करती थी ताकि उनकी तबीयत और न बिगड़े तथा ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। समय के साथ चार्ल्स का एम्मा के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता चला गया और पति पत्नी के बीच कभी मनमुटाव का सवाल ही नहीं उठा। दिनचर्या। डार्विन रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे। वे नाश्ते से पूर्व टहलने के लिए जाते थे। अक्सर उनकी कोई न कोई संतान टहलने के दौरान उनके साथ होती थी। उनके बच्चे, विशेष रूप से फ्रांसिस, उनके साथ टहलने की याद बाद के काल तक करते रहे। उन्हें याद था कि उनके महान पिता सर्दियों में प्रातः काल के लाल सूर्य से अत्यंत प्रभावित होते थे और उसके सौंदर्य को सम्मान के साथ निहारा करते थे। कई बार इस प्रातःकालीन भ्रमण में उनकी मुठभेड़ लोमड़ियों से भी हुई जो उनके घर के आसपास चक्कर काटा करती थी। नाश्ते के तत्काल बाद लगभग 7:45 बजे से वे अपने अध्ययन कार्य में लग जाते थे। उनके दिन का 1.5 घंटे का समय प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक उनके लिए अति उपयोगी साबित होता था। 9:30 बजे के बाद वे अपने ड्राइंग रूम में आ जाते थे जहां पर वे अपनी रोजाना की डाक देखते थे। कई बार एम्मा उन्हें पारिवारिक पत्र पढ़कर सुनाती थी। समय मिलने पर किसी उपन्यास का अंश भी सुना देती थी। 10:30 बजे वे फिर अपने काम पर आ जाते थे। वे दोपहर तक काम करते रहते थे। कई बार उनका कोई बच्चा बीमार होता था और वह वचन देता था कि वह शोर नहीं मचाएगा और चुपचाप सोफे पर लेटा रहेगा, तो उसे आने दिया जाता था। कई बार कई बच्चे एक साथ कागज़ का टुकड़ा मांगने या चिपकाने के लिए टेप आदि मांगने आ जाते थे, पर आमतौर पर काम करते समय चार्ल्स डार्विन को शांत वातावरण उपलब्ध कराया जाता था। दोपहर तक चार्ल्स डार्विन को लगता था कि उन्होंने काफ़ी काम कर लिया है और फिर वे दोपहर के भ्रमण पर निकल जाते थे। टहलते समय उनकी पालतू लोमड़ी भी साथ हो लेती थी। रास्ते में वे अपने ग्रीन हाउस को निहारा करते थे। प्रयोग हेतु लगाए गए पौधों को वे बड़ी बारीकी से निहारा करते थे। वे घर के पास के फुटपाथों पर टहलते रहते थे और उनके बच्चे आसपास खेलते, दौड़ते, कूदते रहते थे। कई बार डार्विन उनके खेलों में भी भाग लेते थे। वे बच्चों के साथ दौड़कर विशेष फूल या चिड़िया को देखने का प्रयास करते थे। एक बार वे घर के पास की घास एकत्रित कर रहे थे। उनके पास बच्चे खेल रहे थे और वे भी खेल छोड़कर घास एकत्रित करने लगे। उनमें से एक ने नए प्रकार की घास चुनकर दी। इस घास को किसी अन्य ने या खुद चार्ल्स ने कभी नहीं देखा था। डार्विन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रात्रि के भोजन के समय प्लेट में उस घास को रखा और उस बच्चे की तारीफ की।
दोपहर के टहलने के बाद भोजन होता था। भोजन के बाद चार्ल्स डार्विन अपने ड्राइंग रूम में चले जाते थे, जहां पर वे अखबार पढ़ते थे। उनका यही समय गैर वैज्ञानिक कार्य के लिए माना जाता था। इससे उन्हें अब तक काम की थकावट व तनाव से राहत मिलती थी। इसके बाद वे बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते थे। वे इस कुर्सी को आवश्यकता पड़ने पर आग के नज़दीक भी ले आते थे। इस कुर्सी में लिखने के लिए एक बोर्ड भी लगा था, जिसे वे खींचकर लिखना प्रारंभ कर देते थे। डार्विन नियम से पत्राचार करते थे और उनके कई पत्र लंबे लंबे होते थे। कई बार वे आए हुए पत्र के पीछे अपने परिवार के किसी सदस्य को उत्तर डिक्टेट करा देते थे। कई बार जब वे अपना पत्र पूरा कर लेते थे तो एम्मा को उसे जोर जोर से पढ़ने को कहते थे। पत्र सुनते सुनते वे कई बार सो भी जाते थे, पर एम्मा सुनाना जारी रखती थी, क्योंकि ज्यों ही वे रुकती थी त्यों ही चार्ल्स की नींद खुल जाती थी। शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक वे फिर से काम में जुटे रहते थे। रात्रि के भोजन के बाद वे अपनी पत्नी एम्मा के साथ बैकगैमन खेल का एक दांव अवश्य खेलते थे। इस खेल का परिणाम या स्कोर अवश्य दर्ज होता था और दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे से आगे रहने का प्रयास करते थे। चार्ल्स डार्विन की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, पर जब भी वह काम चलाऊ होती थी तो वे खुद कोई न कोई किताब पढ़ते थे। यदि तबीयत खराब होती थी तो एम्मा उन्हें जोर जोर से पढ़कर सुनाया करती थी। कभी कभी वह उन्हें पियानो बजाकर भी सुनाया करती थी। 10 बजे वे अपने शयन कक्ष में चले जाते थे, पर वे जल्दी सो नहीं पाते थे। अक्सर वे बिस्तर पर घंटों बैठे रहते थे और किसी वैज्ञानिक समस्या पर चिंतन करते रहते थे। कभी कभी डार्विन परिवार के रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आ जाते थे। हुकर, लाइल जैसे वैज्ञानिक मित्र भी उनसे मिलने आते थे। उनके उपचार के लिए उन्हें किसी नदी या झील में भी ले जाया जाता था और जल स्नान से उन्हें लाभ होता था। 2-4 बार वे समुद्र तट पर भी भ्रमण, पिकनिक आदि पर गए। इस प्रकार के अवसर कम ही आए जब वे अपने निवास स्थान डाउन से दूर गए हों। उनका कोचवान उपरोक्त अवसरों पर उन्हें बग्गी में बैठाकर निकटतम रेलवे स्टेशन तक ले जाता था। वहां से वे आगे जाते थे। वे वैज्ञानिक समितियों से ज़्यादा शिरकत करना चाहते थे, पर कर नहीं पाते थे। जब भी वे किसी वैज्ञानिक सभा में जाते तो नए सदस्यों को नहीं पहचान पाते थे और पुरानों को जब देखते थे तो ऐसा लगता मानो वे और बूढ़े हो गए हों। 45 वर्ष की आयु में वे पूरे गंजे हो गए थे। सिर्फ उनकी चांद के किनारे बाल थे, पर वे भी काफ़ी घने थे। उनकी जुल्फ़ें काफ़ी घनी थी। वे ऊंचा कॉलरदार कोट जैसा पहनते थे, जिसके अंदर वेस्ट कोट भी होती थी। उसके पहनावे से ताजेपन व ग्रामीणपन दोनों की झलक मिलती थी। लोग उन्हें गांव का भद्र पुरुष मानते थे। सचमुच उन्हें ग्रामीण जीवन से अथाह प्रेम था और जब भी वे बाहर से अपने घर लौटते थे तो काफ़ी प्रसन्नता और राहत की अनुभूति करते थे। उनका बर्नाकल एक छोटे प्रकार के छोटे प्राणियों का समूह है के विश्लेषण का कार्य सन 1854 की गर्मियों में पूरा हो गया था।
इसमें पूरे 8 वर्ष लग गए थे। इन प्राणियों के वर्णन पर आधारित पुस्तक के 2 खंड तैयार हो चुके थे। इसके साथ ही इन प्राणियों के 10,000 नमूने घर से बाहर निकाले गए। अपने कार्य की प्रगति का वर्णन करते हुए चार्ल्स ने हुकर को लिखा कि अब वे अपने प्रजातियों पर दर्ज पुराने नोट्स देखेंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि डाउन स्थित चार्ल्स का जीवन मस्त व शाही प्रकृति का था। उसमें न तो कोई भागम भाग थी और न ही औपचारिकता। यही कारण था कि बिना किसी औपचारिक विश्वविद्यालयी शिक्षा के उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए बिना लगातार नए सिरे से नई सोच के सहारे काम किया। उनके मित्र व प्रशंसक स्वयं परिणाम निकालते थे। इस अनोखे जीवन को उनके परिवारजन भी लगातार याद करते रहते थे। बाद के काल में चार्ल्स की पोती ग्वेन डार्विन रेवरेट अपने संस्मरण में बताती थी कि उसे अब भी ऐसा लगता है कि उस मकान डाउन का जीवन सचमुच कितना खुशहाल था। वह याद करती थी कि वहाँ पर माता पिता और संतानों के बीच संबंध सचमुच पूर्ण था। उसके चाचा लोग, डार्विन के 5 बेटे थे, में इस मकान का प्रभाव दीर्घ काल तक रहा। बाद के काल में भी डार्विन के परिवार के सदस्य आम जीवन से हटकर जीवन बिताते रहे। अपने जीवन काल में भी डार्विन को महसूस होने लगा था कि उनका जीवन सचमुच अनोखा है, और एक बार उन्होंने इसका उल्लेख हुकर को लिखे अपने पत्र में भी किया था। उन्होंने लिखा था कि सभी लोग उनसे कहते थे कि उनका जीवन खिले हुए फूल की तरह है, सुंदर है। उन्होंने यह भी लिखा था कि शायद यह अतिशयोक्ति है क्योंकि तुमने ऐसा कभी नहीं कहा।